हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। सबसे पहले सॉरी कि 3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि बिज़ी थे थोड़े से, लेकिन फिर भी हम आए हैं तो एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिशुअवस्था का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रमुख विशेषताएं और उसके शारीरिक विकास से रिलेटेड। ठीक है, फिर रिपीट करती हूँ। आज का टॉपिक शिशुअवस्था के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रमुख विशेषताएं, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ध्यान से सुनिएगा। शिशुअवस्था जो होता है वो भावी जीवन संरचना की आधारशिला होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि तथा विकास में शिशुअवस्था का निर्णायक महत्व होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका शिशुअवस्था होती है ना, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इसको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई ये हमारे जीवन का ना बेस होता है। इसमें बच्चा जो कुछ सीखता है ना, सब कुछ इसी अवस्था में सिखाया जाता है। कहते हैं ना कि बच्चा तो एक है ना किसके बराबर होता है, एक मिट्टी, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। उसको जिस भी तरीके से ढालोगे वो उसी में ढल जाएगा। इसमें वो जो कुछ भी अच्छे आचार विचार ग्रहण करेगा ना, इसी के अंदर वो सीखता है। माँ बाप से क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, चलिए किन किन भाषाविदों ने इसके बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक आता है गुडनफ। उसने क्या बोला कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, यानी 3 वर्ष तक का आपका जितना भी मानसिक विकास होता है ना, वो सारा का सारा इस अवस्था में उग जाएगा। एडलर ने क्या बोला कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, यानी कह देते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे देंगे, तो वही चीज़ है। ये पता चल जाएगा कि बच्चा कितना आगे तक जाना है, कितना पीछे रहना है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, बच्चा सुस्त है, एक्टिव है, कितनी देर में वो चीज़ों को पकड़ता है, उसकी कैचिंग पावर कैसी, ये सारी की सारी आपकी किसमें पता चल जाती है, शिशुअवस्था में पता चल जाती है। स्ट्रॉन्ग ने क्या बोला कि जीवन के प्रथम जो 2 वर्ष होते हैं ना, उनमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां एवं प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। देखो, बच्चा सीखता तो अपनी बाल्यावस्था में भी है, सीखता अपनी किशोरावस्था में भी है, प्रौढ़ावस्था में भी वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, उसका भावी जो जीवन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सीखता है। क्रो ने क्या बोला कि शिशुअवस्था औसतन जन्म समय से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। जैसे कि बालक का रेंगना हो गया, चलना हो गया, बोलना हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चा इसी के अंदर सीखता है। उसके बाद बात करते हैं कि शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास में तीव्रता। इसमें शारीरिक विकास ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भी शिशुअवस्था गति से बढ़ता है, जैसे कि लंबाई, भार, दोनों ही चीज़ें आपकी तीव्र होती है। लंबाई भी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है, आपका भार भी, वेट गेन होता चला जाता है। एक एक चीज़ ना इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से बताई गई। यहाँ आगे ये भी बताया गया कि भाई शारीरिक विकास क्या होता है, इतना बताया गया है। फिर बताया जाएगा बच्चे के जन्म के समय कितना भार होता है, कितनी उसकी लंबाई होती है। ठीक है, एक पॉइंट खोल के बताए गए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। उसकी कामेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। ना केवल लंबाई भार बढ़ता है, बल्कि उसकी कामेंद्रियां मतलब कि जो काम करने वाली होती हैं, हाथ पैर वगैरह, ये सारे काम करने लगते हैं। आंतरिक अंग भी धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, उसकी मांसपेशियां भी काम करने लगती है। अपरिपक्वता, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वो पालन पोषण के द्वारा परिपक्व होता है। देखो, बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है वो परिपक्व थोड़ी होता है, वो मिच्योर थोड़ी होता है। उसको तो मिच्योर किया जाता है, वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। जो छोटा बच्चा होता है, क्यों, उसको तो अपने हाथ पैर ही नहीं हिलाने डुलाने आते जन्म के समय, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखता है।
पर निर्भरता, जन्म के बाद कुछ समय तक वो बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन तथा अन्य जितनी भी शारीरिक आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ये विशेषताएं हैं, ठीक है। पर निर्भरता का मतलब ये है कि शुरुआत में जो बच्चा होता है ना, वो पूर्ण तरीके से किसके ऊपर निर्भर करता है? अपने माँ बाप के ऊपर, दादा दादी के ऊपर, नाना नानी के ऊपर, यानी अपनों से बड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो बिल्कुल भी अपरिपक्व होता है, उसको भूख लगी है, वो कुछ खुद लेके नहीं खाता, ठीक है, उसको खिलाना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करना, यानी कि अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? या आप पूछ लोगे मूल प्रवृत्त्यात्मकता क्या होती है? इसका मतलब होता है मूल प्रवृत्तियां जो बचपन में हर एक इंसान के अंदर होती है, जैसे कि भूख हो गया, भूख लगने पर जैसे बच्चा रोता है, क्रोधित होता है, जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है जो वो नॉर्मली करता है बच्चा, ठीक है। अंगूठा चूसना हो गया, क्रोध दिखाना, भूख लगना, ये चीजें। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बड़ा तेजी के साथ होता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस समय सीखने की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। गेसले का मतलब ये है, का कथन ये था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, यानी इसमें सीखने की जितनी भी प्रबलता होती है ना, वो क्या होती है? तीव्र होती है। इसमें क्वेश्चन पता है क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी अवस्था में तीव्र होती है? तो सबसे ज़्यादा किस में तीव्र होती है? शिशुअवस्था में होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, ऐसा करने से, यानी जो बच्चा होता है रिपीटेशन करता है, जैसे अपनी मम्मी को देखता है, मम्मी को चूड़ी पहनते देखेगा तो छोटा बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, वो सेम वही करेगा। पापा की तरह लड़का होगा तो पापा की तरह ऑफिस जाना वगैरह, तो क्या करेगा? वो अनुकरण करता है, वो सीखता है, ठीक है, दोहराता उन सारी क्रियाओं को। और इसी आधार पे किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी स्कूलों में बच्चों से गीत और रचना की आवृत्ति करवाई जाती है, यानी पीछे पीछे नहीं बोला जाता कि बच्चों हमारे साथ पीछे पीछे गाओ, पोएम गाओ, जैसे ट्विंकल ट्विंकल की है, मछली जल की रानी है। तो ये क्या होता है कि बच्चा इसमें क्या है, इसमें बच्चे को ना रटवाया जाता है, चीज़ें क्या करवाई जाती है? बच्चों को रटवाई जाती है इसके दौरान। नेक्स्ट आता है आपका अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति का मतलब यही है, इसमें बच्चा क्या करता है? दोहराता है, चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, बे 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 बे, ऐसे मतलब रिपीटेशन होती है इसमें। और अनुकरण का मतलब देखकर सीखना, अपनों से बड़ों को देखकर सीखता है, जैसे वे बड़े हरकत करेंगे वैसे ही छोटे हरकत करेंगे। प्रत्याक्षात्मक अनुभव के द्वारा सीखना, मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वो प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे ही सीखता है। देखो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो उसको जो कुछ भी दिखाई देगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना सीखता है, ठीक है। जो उसके सामने किया जाएगा वही चीज़ें करेंगे। बच्चे को स्टार्टिंग में बोल दो कि बिल्ली, उसके लिए सारी ही बिल्ली है, उसको डिफरेंस बताया जाता है कि हर एक 4 पैरों वाला कुत्ता बिल्ली नहीं होता, वो भैंस भी हो सकती है, वो गाय भी हो सकती है, तो उसको डिफरेंस सिखाना पड़ता है। वो जो देखेगा वही सीखेगा। इसमें क्या होता है, किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और इनका निरीक्षण वह करता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो अनुभव करता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिया आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्टार्टिंग में बच्चे को इन्हीं के जरिए ही बच्चों को सिखाया जाता है। किसके जरिए? ज्ञानेंद्रिय के जरिए ही। फिर आता है संवेगों का प्रदर्शन, यानी कि इमोशनल अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता, अपना बिहेवियर बताता है। जैसे कि रोएगा, चिल्लाएगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो रोना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, हाथ पैर पटकेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्यों बच्चे को तो बोलना आना ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो इन्हीं के जरिए अपने इमोशंस को बताता है। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बच्चे को क्या चीज़ या कौन से ऐसे 4 संवेग होते हैं जो बच्चे के अंदर शिशुअवस्था में पाए जाते हैं। तो सिर्फ 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा।
ठीक है। फिर आती है आत्म प्रेम की भावना। शिशुअवस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। इसमें बच्चा सिर्फ अपने से मतलब रखता है, ठीक है। उसे माता पिता या भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिलेगा तो ठीक है, यदि उसको नहीं मिला ना उनसे प्रेम, तो वो क्या करेगा, ईर्ष्या करनी शुरू कर देगा। देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करते हैं, मम्मी ने इसको ले लिया, मेरे को नहीं लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित करती हैं, आपकी आत्म प्रेम को। जो चीज़ें उसको करनी पसंद होगी सिर्फ वही चीज़ें वो करेगा, अदरवाइज नहीं करता। फिर आती है काम प्रवृत्ति। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा क्या बच्चों में भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी काम प्रवृत्ति होती है? तो बिल्कुल होती है। फ्रायड और अन्य मसलो विश्लेषणवादियों का ये कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है और यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है इसके दौरान, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की तरह वो नहीं करता है, बल्कि वो अपने अंगों से प्रेम करता है, माता का स्तनपान करता है, हाथ पैर का अंगूठा चूसता है। ये सारी उसकी काम प्रवृत्तियों के ही सूचक होते हैं, ठीक है। तो उसकी काम प्रवृत्ति करने के अलग तरीके हैं। फिर आता है नैतिक भावना का अभाव। इसमें बच्चे को पता ही नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इसमें सिर्फ वो वही कार्य करेगा जो उसको पसंद होंगे। उसको नहीं पता कि भैया ऐसा करने से किसी को दुख पहुंच सकता है या उसको दंड मिल सकता है, वो इन सब चीज़ों से दूर होता है। फिर आती है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बहुत ही छोटा जो शिशु होता है ना वो अकेले खेलता है, जैसे 6 महीने का बच्चा अकेला खेलता है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है। अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का भी अनुभव करता है। नेक्स्ट आती है सामाजिक भावना का विकास। शिशुअवस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना का विकास होता है। 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि छोटे बच्चों में अपने भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति कौन सी एज में होती है? तो 4 या 5 वर्ष की एज में। फिर आता है 2 या 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना वो पसंद करता है। कितनी उम्र का बच्चा अपने बच्चों के साथ मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा? तो 2 से 5 साल का बच्चा ही करने लगता है। वो अपनी वस्तु में दूसरों को साझीदार भी बनाता है। वो दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सात्यवान देने का भी प्रयास करता है। कई बार देखा होगा ना, छोटे बच्चे दूसरे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको चुप कराते हैं, वो चीज़ें। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शिशु काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सीखने का आदर्श काल कौन सा है? तो सीखने का आदर्श काल कौन सा बताया आपका? शिशुअवस्था। शिशुअवस्था को क्या बताया है आपका? सीखने का आदर्श काल। इस काल में शिशु की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना जरूरी है। बच्चे के पालन पोषण का ध्यान दो। जब तक बच्चे को अच्छा नहीं खिलाओगे उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। अगर उसका शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक जो विकास होगा वो भी इफेक्ट करेगा। फिर आता है बच्चों को स्वच्छ वातावरण भी प्रोवाइड करवाओ। व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर ध्यान दो। स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ में। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करो। जो वो कर रहा है ना उसको करने दो, उसको ज़्यादा रोको टोको मत। हाँ, बस सिर्फ इतनी चीज़ों से रोको कि उसको नुकसान ना हो जाए कोई कार्य करते हुए। अदरवाइज वो खेल रहा है ना तो उसको खेलने दो, उसको थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने दो। लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसको टोको, उसको बताओ कि हाँ बच्चा ये गलत है, लेकिन उसको एकदम से झंझोड़ना नहीं है, एकदम से उसको हटाना नहीं है। जिज्ञासा की संतुष्टि। जब बच्चा कई बार सवाल पूछता है तो माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है तू आलतू जालतू वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे नहीं डांटना चाहिए, एकदम से बच्चे की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। बच्चे जो कर रहा है ना, अगर वो डांस करके दिखा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। चाहे वो अच्छा कर रहा है या थोड़ा भद्दा कर रहा है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ बच्चा ये तो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तू और बेटर करने लग जाएगा, तो और बेटर कर। तो इससे क्या होगा कि बच्चा और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। और पहले ही अगर उसकी इंसल्ट कर दी ना तो फिर वो भी मतलब ज़्यादा आपको दिखा के खुश नहीं होगा, और वो उसकी जो अंदर का कुछ करने की हिम्मत होगी उसको भी छोड़ देगा।
फिर आता है क्रिया तथा खेल के द्वारा शिक्षा देना, यानी बच्चों को ज़्यादातर इसी तरीके से सिखाया जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग करो, ठीक है, या प्ले मेथड का इस्तेमाल करो, खेल के माध्यम से सिखाओ। आजकल तो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाता है। जो उनकी कामेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कामेंद्रियाँ मतलब हाथ पैर वगैरह, और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दो उनको। आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर, उनको अपनी बातें कहने का अवसर जरूर दो। शिक्षा में संगीत का स्थान जरूर रखो, क्योंकि बच्चा जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा क्या होता है पोएम सुन के बड़ा खुश होता है। बहुत सारी ऐसी पोएम्स आती हैं जैसे कि द व्हील्स ऑन द बस हो गया, हम्पटी डम्पटी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिंगल बेल्स। ये सुन के क्या होगा, बच्चे की लिसनिंग पावर भी अच्छी होगी, बच्चे की स्पीकिंग पावर भी अच्छी होगी, बच्चा अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएगा किसी भी चीज़ को। मानसिक विकास के लिए भी अवसर प्रोवाइड करवाओ, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चे से। व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर ध्यान दो, यानी कि हर बच्चे के अंदर अपनी एक अलग पावर होती है, उसको दबाओ मत, उसको अप्रिशिएट करो। फिर वही आता है सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अवसर, बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बताओ। नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा दो, बच्चे को बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन डांट डपट के नहीं, बल्कि उसको प्यार से ही समझाने की कोशिश करो। उसको भय और डर से तो बिल्कुल दूर रखो। संवेगात्मक सुरक्षा ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चे को इमोशनली उसके फ्रेंड बनो, ठीक है, ज़्यादा पेरेंट्स डोमिनेटिंग मत बनो, ठीक। नेक्स्ट आता है शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है। देख लो कितना डीप में आप पढ़ रहे हो। देखो, शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य होते हैं, सामान्य शारीरिक रचना से, शारीरिक अवयवों का अनुपात, शरीर की ऊंचाई, भार, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का जो विकास है वो, स्नायुमंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतर जो स्त्रवाही ग्रंथियां होती हैं उनके विकास से होता है। समझ आया होगा। शरीर की जो रचना है वो, शारीरिक जो अवयवों का अनुपात है वो, इनको भी हम अलग से पढ़ने वाले, देखो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनको। मांसपेशियों का जो विकास है उनको कहा जाता है। इनमें से किसी अगर एक भी अंग के विकास के कुंठित हो जाने से बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उसका जो मानसिक विकास होता है, उसका जो सामाजिक विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है, उसका क्रियात्मक विकास, सारी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक का जो भी शारीरिक विकास होता है ना, वो उसके अन्य सभी प्रकार के विकासों के साथ किसी न किसी रूप में वो संबंधित होता है, और इसी पर बालक का जो बौद्धिक है, व्यवहारिक है, संवेगात्मक है और उसका जो सामाजिक समायोजन है, सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर आपकी निर्भर करती है। बालक का शारीरिक विकास शरीर के निम्नलिखित 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र भी आपके? एक तो है स्नायुमंडल का विकास। देखो, स्नायुमंडल के विकास के साथ संवेगों तथा बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, स्नायुमंडल के साथ में किसका विकास होता है? संवेगों का और बुद्धि का विकास। बालक के व्यवहार संवेगों अथवा बुद्धि के द्वारा संचालित होते हैं। बालक का व्यवहार किस किस से संचालित होता है? उसके इमोशन से, उसकी बुद्धि से, उसका व्यवहार डिसाइड होता है। बच्चे में कैसे इमोशंस है, बच्चे की बुद्धि कैसी है, ये उसके व्यवहार को बताते हैं। संवेगात्मक स्थिरता तथा बौद्धिक प्रगति के कारण बालक के व्यवहार संयंत्र तथा संतुलित होने लगते हैं। फिर आता है मांसपेशियों में अभिवृद्धि। इससे बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, अपने अंगों पर नियंत्रण किसकी वजह से होता है? तो क्या बताओगे? मांसपेशियों में अभिवृद्धि से। गामक विकास, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है, उसके साथ बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा उसके कार्यकाल व्यवस्थित भी होने लगता है। फिर आता है अंतःस्त्रवाही ग्रंथियों का विकास। अंतःस्त्रवाही ग्रंथियों के उचित विकास, उनकी सक्रियता के द्वारा बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो प्रभावित होता है। फिर आता है शारीरिक ढांचे में विकास। शारीरिक ढांचे में विकास का अर्थ होता है बालक के शरीर की रचना से, उसके भार से, उसकी लंबाई से, उसके अंगों के अनुपात में स्थायित्व आने से। ठीक है, शारीरिक विकास जितना उत्तम होगा निर्भर करता है स्वस्थ व्यक्ति में ही संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो इस तरीके से 4 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे बता दिया कि भाई बच्चों शरीर के निम्नलिखित 4 क्षेत्र प्रभावित होते हैं शारीरिक विकास से। ये क्वेश्चन हो सकता है
कि बालक का शारीरिक विकास शरीर के किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो क्या बताओगे? स्नायुमंडल का विकास, मांसपेशियों में अभिवृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, शारीरिक ढांचे में विकास। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय चांस आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में दिक्कत लगती है तो कमेंट कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेरी है। नेक्स्ट है बालक का शारीरिक विकास। देखो, शिशुअवस्था को हम 2 सोपानों में बांटते हैं। एक होती है जन्म से 3 साल की, एक होती है 3 से 5 से 6 साल की। इसको हम संचय अवस्था बोलते हैं, इसको हम परिपाक अवस्था बोलते हैं। जो संचय अवस्था होती है इसमें विकास की गति बहुत ही ज़्यादा तेज होती है संचय अवस्था में, जबकि विकास की गति धीमी होती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, शिशुअवस्था में बालक के विकास को किन 2 सोपानों में बांटा जाता है? जन्म से 3 संचय अवस्था, 3 से 5 से 6 परिपाक अवस्था। ये क्वेश्चन हो जाएगा संचय अवस्था की अवधि बताओ, तो जन्म से 3 वर्ष, परिपाक की 3 से 5 या 6 साल की। नेक्स्ट आता है शिशुअवस्था में बालक का शारीरिक विकास निम्नलिखित ढंग से होता है। क्या क्या ढंग है भाई? सबसे पहले बात करते हैं स्वरूप के ऊपर कि बच्चों का स्वरूप कैसा होता है। तो बालक का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? अनाकर्षक होता है, ज़्यादा सा सुंदर सा नहीं होता। उसकी त्वचा पे झुर्रियाँ होती है, पर आजकल तो चेहरा फूला फूला लाल लाल होता है। शरीर का ढांचा सा भी असंतुलित होता है। नेक्स्ट है भार। बालिका का भार जो होता है वो बालक के भार से कम होता है, यानी कि बालिका कमज़ोर होती है, बालक यानी कि जो लड़का होता है वो थोड़ा मोटा होता है। भार कितने से कितने पौंड के बीच में होता है? तो आपका 5 से 8 पौंड के बीच में बच्चे का वजन आपको मिलता है। फर्स्ट वीक में शिशु का जो भार होता है लगभग 150 से 200 ग्राम तक कम, ठीक है। एक जो वीक होता है फर्स्ट वीक में शिशु का भार लगभग 150 से 200 ग्राम तक कम हो जाता है, और प्रथम 6 माह में कम होता है। प्रथम 6 महीने में शिशु का भार 2 गुना, मान लो 2 का है तो क्या हो जाएगा? 6 महीने में 4 होना ही होना चाहिए। 1 वर्ष में वो तिगुना, 3 से कर दो, ठीक है। प्रथम वर्ष में भार बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। 4 महीने में शिशु का भार 14 पाउंड, 8 महीने में 18 पाउंड, 1 वर्ष में 21 पाउंड, और 5-6 वर्ष में लगभग वो 40 पाउंड तक का होता है। फिर आता है द्वितीय वर्ष में, तो शिशु का भार केवल आधा पाउंड प्रति मास की दर से, यानी कि सिर्फ आधा पाउंड बढ़ता रहेगा हर महीने। प्रथम 30 वर्षों में शिशु का भार गति से बढ़ता है, और इसके बाद में विकास की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो किस में आ जाता है? बाल्यावस्था में। ये भी 3 पार्ट में बांटी जाती है। 3 से 6 वर्ष के बीच की आयु शारीरिक विकास की दृष्टि से कौन सी दृष्टि कहलाती है? आपकी परिपाक अवस्था, जैसे पहला बताया जा चुका है। फिर बात आती है आकार तथा लंबाई की। शिशुओं में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है, ठीक है। बालक की लंबाई बालिका से अधिक, यानी लड़के थोड़े हाइट में वेट में ज़्यादा होते हैं। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच, बालिका की 20.3। अगले 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से अधिक हो जाती है। बाद में बालकों की लंबाई फिर से बालिका से ज़्यादा हो जाएगी। सामान्यतः 1 वर्ष में शिशु 27 अथवा 28 इंच, और 2 वर्ष में 31 से 33 इंच तक, और 5 वर्ष में 38 से 40 इंच तक लंबा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिर और मस्तिष्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 1/4 होती है। याद रखना कितना होती है? 1/4 होती है, 1/4। समझते होंगे इसका मतलब 4 हिस्से हैं, उसमें से 1 हिस्सा होता है। धीरे धीरे सिर तथा धड़ का जो अनुपात होता है वो 1:3 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि भाई सिर और धड़ का अनुपात कितना होता है? 1:3। प्रथम 2 वर्षों में सिर की अभिवृद्धि की गति बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, परंतु बाद में यह कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के शरीर मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम यानी 350 ग्राम होता है, तथा शरीर के भार के अनुपात में ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था मस्तिष्क का भार थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये भार 2 वर्षों में 2 गुना, 4 वर्ष की आयु में भार की दृष्टि से इसका लगभग 800 ग्राम हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है।
फिर बात करते हैं हड्डियों की। नवजात शिशु की हड्डियां कोमल तथा संख्या में 270 होती हैं। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या बताओ कितनी होती है, तो 270। संपूर्ण शिशु में ये छोटी लचीली होती है और ठीक से जुड़ी भी नहीं होती। कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य जो खनिज लवण होते हैं उनकी सहायता से कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों की सहायता से धीरे धीरे कड़ी होती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थिरीकरण और दृढ़ीकरण। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि किन लवणों की सहायता से हमारी हड्डियां धीरे धीरे कड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, और इसको क्या कहा जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थिरीकरण की गति तीव्र होती है। याद रखना, अस्थिरीकरण क्या होता है, हड्डियों का मजबूत होना। किसकी सहायता से मजबूत, यानी कि कड़ी होना। किसकी सहायता के, कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य खनिज लवण। इसलिए बच्चे को दूध, दही, ये सारी चीज़ें खवाई जाती है जिनमें आपके कैल्शियम होते हैं। फिर बात आती है आपकी दांत की। दांत वाला क्वेश्चन तो आपका DSSB में पूछा गया था कि दूध के दांत कब से निकलने शुरू होते हैं। तो छठे माह से शिशु के दूध के दांत निकलने लगते हैं, जो आपके अस्थायी होते हैं। सबसे पहले नीचे के दांत आते हैं, किसी किसी के ऊपर के भी आ जाते हैं। और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के लगभग सभी दांत निकल आते हैं और 5 या 6 वर्ष की आयु में वो टूटने भी लग जाते हैं। ठीक है, जो आपके परमानेंट है वो आएंगे। फिर मांसपेशियां और अन्य अवयव। जन्म के बाद से आंतरिक अंगों का निरंतर विकास होने लगता है। इसमें पाचक अंग, फुफ्फुस, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, नाड़ियां, उत्पादक अंग और ग्रंथियां आदि का विकास सम्मिलित होता है इसके अंदर। इस भांति विकास में क्रमशः आंतरिक अंगों का संतुलन होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अधिकतम विकास किसमें हो जाता है, शिशुअवस्था में। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस अवस्था में मांसपेशियों का अधिकतम विकास हो चुका होता है, तो शिशुअवस्था में। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार से 23 से 24% तक होता है, जो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाता है। जन्म लेते ही शिशु श्वास लेने लगता है और उसके भीतर रक्त का संचार चलता रहता है। भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है, लेकिन जन्म लेते ही वो कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो दृढ़ होता जाता है। और हृदय की धड़कन तथा नाड़ियों में रक्त के प्रवाह की गति जो होती है वो मंद होकर स्थायी हो जाती है। प्रथम 1 माह में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 1 से 40 बार धड़कती है और 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 रह जाती है। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास हो चुका है। टांगे और भुजाओं का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में टांगे जो होती हैं वो डेहोड़ी और भुजाएं जो होती है वो 2 गुनी हो जाती हैं। यौनेंद्रियों का विकास मस्तिष्क के विकास से उल्टी गति से होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किन का विकास मस्तिष्क के विकास से उल्टी गति में होता है, तो यौनेंद्रियों का होता है। शिशुअवस्था में इसके विकास की गति अत्यंत धीमी होती है। शिशुअवस्था में शरीर से दूषित पदार्थ के विसर्जन तथा रोगाणुओं से लड़ने की जो व्यवस्था होती है वो निरंतर क्या होती है, बढ़ती जाती है। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर तक मस्तिष्क में संतुलन आने लगता है और उसके शरीर के सभी अंग जो होते हैं वो कार्य करने लगते हैं और उसके हाथ पैर मजबूत होने लगते हैं। शिशु अपने दैनिक जो गृह कार्य होते हैं उनमें लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु जो होते हैं वो पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता जो होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है कि इसमें कुछ ऐसे आपके कीवर्ड्स है जो आपको समझ नहीं आए होंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर नहीं आए होंगे तो अगर बाई चांस ऐसे हैं भी जो नहीं आ रहे तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो, लेकिन नेक्स्ट में मैं अपनी तरफ से 2-4 वर्डों को और आपको बताऊंगी कि भाई ये थे, ये थे। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बाल्यकाल की है और मेरे को यही लग रहा होगा, मेरी यही आपसे उम्मीद होगी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।